हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये वीडियो आपके कोर्स MGT 613 जिसको प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, इसके लेक्चर नंबर 2 से रिलेटेड है। स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि इस वीडियो का कंटेंट आपके ऑफिशियल वीयू हैंडआउट्स, वीडियो लेक्चर्स और प्रेजेंटेशन स्लाइड से मिलकर बनाया गया है। इसमें अपनी भी कुछ रिसर्च वर्क और इनपुट्स ऐड की गई हैं ताकि कंटेंट आपको देखने में और सुनने में काफ़ी आसान लगे और आप कम टाइम में ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझ सकें इस लेक्चर के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जी इस लेक्चर नंबर 2 का कंटेंट है। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आप पॉज करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं जी। तो लेक्चर नंबर 2 में प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट की डेफिनेशन का जिक्र है, लेकिन कुछ नए अल्फाज के साथ। पहले प्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमने देखा था कि दो किस्म के आउटपुट्स प्रोड्यूस होते हैं, एक था प्रोडक्ट्स, दूसरा था सर्विसेज। प्रोडक्ट्स के साथ आप गुड्स का वर्ड देख रहे हैं तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, ये एक ही चीज़ है। तो अगर प्रोडक्शन हो रही है प्रोडक्ट्स की या गुड्स की, तो इसका मतलब ये है कि टैंजिबल आइटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो आइटम्स जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिस तरह हमारे पास गाड़ी हो गई, मोबाइल हो गया, फर्नीचर हो गया, इस तरह की दीगर अशिया हो गई। तो वो प्रोडक्ट्स और गुड्स की कैटेगरी में आती हैं। सेकंड हमने डिस्कस किया था सर्विसेज को। तो ये इनटैंजिबल आइटम्स हैं, वो आइटम्स जिनको हम छू नहीं सकते। इसमें किसी कस्टमर की मदद की जा रही होती है, उसकी फैसिलिटेशन या सपोर्ट हो रही होती है, उसके किसी काम को पूरा किया जा रहा होता है। वो इन द फॉर्म ऑफ ऐसा हो सकता है कि कस्टमर आके कोई मालूमात लेना चाह रहा है, उसको मालूमात दी जा रही हैं, या फिर कस्टमर आके कोई दरख्वास्त कर रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, उसकी रिक्वेस्ट इंटरटेन की जानी है, या फिर कोई कस्टमर आके शिकायत कर रहा है तो उसकी शिकायत को एड्रेस होना है। तो ये सर्विसेज में आता है। इसकी मिसाल में हमारे पास बैंक है, होटल है, अस्पताल है, या इवन पुलिस भी है, ठीक है, तो ये सर्विसेज में आती हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होते। कुछ इनपुट्स का इस्तेमाल होता है, फिर जाके ये आउटपुट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो प्रोडक्ट्स और गुड्स के केस में हमारे पास रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। गाड़ी बननी है तो उसके लिए कोई स्टील, कोई रबर, कोई प्लास्टिक, कुछ शीशे इस्तेमाल होने हैं, तो फिर जाके फिनिश्ड गुड या फाइनल प्रोडक्ट बनती है, जिसको फिर बाद में हम बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन या इनपुट्स का आउटपुट में तब्दील होने का प्रोसेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस कहलाता है। ठीक हो गया। तो प्रोडक्शन में अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात होगी तो उसका मतलब कि प्रोडक्ट्स या गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग का अगर जिक्र आ रहा है तो इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट्स या गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सेकेंडली हमारे पास डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को सर्विसेज ऑपरेशन देखता है, ठीक है। इसको मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें वही बातें हैं जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अब ये ओवरऑल प्रोडक्शन में मैंने बात की थी कि ये दो एरियाज हैं, ठीक है, ये दो आउटपुट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ इनपुट्स आते हैं यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे इनपुट क्या रहता है, तो सर्विसेज में इंसानों का इस्तेमाल होता है जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। पैसों का इस्तेमाल होता है जिसको हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोडक्शन की डिस्कशन होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये प्रोडक्शन के ओवरऑल साइकिल को, ठीक है, या इसकी ऑपरेशंस को जो एरिया मैनेज करता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ठीक है। इसको एक ऑपरेशंस मैनेजर जो है वो देख रहा होता है। ऑब्वियसली इसके बनने के साइकिल को किसी न किसी ने देखना भी तो है ना, कि ये जो बन रहा है वो सही बन रहा है, कहाँ पे कोई मदद तो नहीं चाहिए, कोई डिसीजन तो नहीं लेना, या कोई लेबर की अगर ओवरऑल कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए उसको डिस्कस करना, सब कुछ जो है वो इस ऑपरेशंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का एरिया किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बनने से पहले, बनने के दौरान, या फिर बनने के बाद की एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है या देखता है। ठीक हो गया। तो ये ओवरऑल प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। तो आइए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, जिसको हमने प्रोडक्शन में पढ़ा था, कि इसकी ग्रोथ में, तरक्की में मेनली कौन से सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में भी मेनली यही सेक्टर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्राइवेट अगेन वो कंपनीज हैं जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। हमारे पास यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ तो टेलीकॉम सेक्टर में हमारे पास मोबिलिंक ले लें, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है। पब्लिक में ये वो कंपनीज होती हैं जिसके शेयर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं तो फौजी फूड्स ले लें, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है और पब्लिकली लिस्टेड भी है स्टॉक एक्सचेंज में। फिर इन दो एरियाज़ का आप समझ लें कि पार्टनरशिप भी होती है और वो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सेक्टर भी
जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। लास्टली गवर्नमेंट के भी कुछ इदारे हैं जिसमें आप हॉस्पिटल्स ले लें या फिर आप पुलिस का ले लें इदारा, ये सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है और ये गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। तो ये वो सेक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में। नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑपरेशंस मैनेजर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, वो कौन से ऐसे काम होते हैं जो उसने करने होते हैं। ठीक है, ये कुछ काम लिखे हुए हैं, इसके अलावा और भी काम होते हैं, लेकिन ये वो ज़रूरी काम है जो कि उसने करना होते हैं। फोरकास्टिंग का मतलब है पेशन गोई करना, प्रेडिक्ट करना। पेशन गोई आपको अगर करना है तो या तो आप किसी पुराने डाटा पर करते हैं या आप किसी करंट डाटा पे करते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने कोई कॉल सेंटर बनाना है और ये पेशन गोई करनी है कि इस पर कितनी कॉलें आ सकती हैं। ठीक है, ये फोरकास्टिंग में आता है। या फिर मैंने कोई प्रोडक्ट बना ली है, उससे मैं कुछ पैसे कमा रहा हूँ, मैंने अगले 6 माह का देखना है कि इससे मैं कितने कमा पाऊंगा, और तो ये भी पेशेंट गोई करना होता है। तो ये ऑपरेशंस मैनेजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है कैपेसिटी प्लानिंग। इसका मतलब होता है सलाहियत। ठीक है, अब आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो बना ली है या आप बनाने जा रहे हैं, उसकी कोई ना कोई डिमांड होगी। ठीक है, उसकी डिमांड को देखते हुए अपनी तैयारी पूरी रखना, ताकि ऐसा ना हो कि डिमांड जो है वो ज़्यादा आ जाए और आप कम प्रोडक्ट बना लें, या डिमांड कम हो और आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना लें। ठीक है, तो दोनों केस में आपका नुकसान होगा। इसकी एग्जांपल अगर आजकल के दौर में मैं लूँ तो अक्सर लोग अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको वेबसाइट पर प्लेस करते हैं। नई वेबसाइट बनाते हैं तो पहले दिन ही अक्सर वो क्रैश कर जाती है। क्रैश इसलिए की होती है कि उसकी प्लानिंग ही नहीं की होती उसकी सर्वर की कैपेसिटी की। ठीक है, कि एक वक्त में अगर इतने लोग आ जाएंगे तो ऐसा ना हो कि वो क्रैश कर जाए। तो डिफरेंट प्लान्स होते हैं उसमें, अगर आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लेते हैं तो फिर आपकी वो वेबसाइट क्रैश नहीं करती। तो स्केजलिंग है अगला हमारे पास। स्केजलिंग में कब और कहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनने या सर्विस देने का काम होगा। ठीक है, ये ऑपरेशंस मैनेजर ने डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आप कोई प्रोडक्ट बनने जा रही है तो उसके लिए ऑब्वियसली आपने कुछ रॉ मटेरियल, जिसका हमने जिक्र किया था गाड़ी के केस में, वो मंगवाना होंगे। ठीक है, फिर उसकी स्टोरेज होगी, किसी वेयर हाउस में उसको रखना होगा, उसको इस्तेमाल करना। ठीक है, या इवन जो प्रोडक्ट बन गई है, ठीक है, उसकी स्टोरेज, ये इन्वेंट्री में आता है और ये ऑपरेशंस मैनेजर ने फिर मैनेज करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस इसको क्यूए से जाना जाता है। ये बेसिकली कोई प्रोडक्ट या सर्विस जब बन रही होती है ना, उस दौरान कुछ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। ठीक है, कोई काम हो रहा होता है और उस काम को उस टाइम मॉनिटर करना, उसमें डिफेक्ट्स को निकालना या उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना या उसको मॉनिटर करना, उस टाइम पे जब वो प्रोडक्ट या सर्विस बनने जा रही है, वो क्यूए कहलाई जाती है। ठीक है, क्यूसी में होता ये है कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस जब एक बार बन जाती है ना, उसके बाद उस पर फोकस करना और उसमें देखना कि उसमें कोई मसले मसाइल तो नहीं है, वो क्यूसी कहलाती है। लास्ट हमारे पास है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। ये हमारे पास इसको अगर प्लेन उर्दू में मैं लूँ तो इसका मतलब है हौसला अफजाई करना। ऑब्वियसली जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई भी ज़रूरी होती है, तो ऑपरेशन मैनेजर की एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। लास्टली हमारे पास है डिसाइडिंग वेयर टू लोकेट फैसिलिटीज़। इसका मतलब ये है कि हमने फ़र्ज़ करें अगर कोई अपना ऑफिस बनाना है या कोई वेयर हाउस बनाना है जहाँ पर हमने इन्वेंट्री स्टोर करनी है, वो कहाँ पर होंगे, ये ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसा ना हो कि वो इतनी दूर जगह पर हो कि आपके ट्रक्स उधर आते जाते ही जो है ना वो टाइम ज़्यादा लगा लें या फिर आपकी जो है वो कॉस्ट बढ़ जाए। ठीक है, तो ये भी डिसाइड करना जो है वो ऑपरेशन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे जी हमारे पास है कि कौन से ऐसे अहम फैसले होते हैं जो कि ऑपरेशंस मैनेजर ने करना होते हैं, और एक अप्रोच बताई गई है 5W2H, उसके ज़रिए वो होता है। इसमें 5W इसलिए लिखा हुआ है कि इनके जो अल्फाज हैं उनमें 5 बार W आया हुआ है और 2 बार H आया हुआ है, तो इसलिए इसको 5W2H अप्रोच कहा जाता है। पहले बात करते हैं व्हाट की। तो ऑपरेशन मैनेजर ने बताना होता है कि किस स्टेप में क्या होगा। ठीक है, तो व्हाट क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जब कोई प्रोडक्ट बनाई जा रही है तो वो उसमें ऑब्वियसली कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं बनाने के, तो उसमें वो बताता है कि इस स्टेप में क्या होगा। अच्छा, आगे है हमारे पास वाई। उसमें ऑपरेशन मैनेजर बताता है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वाई, क्यों। ठीक है, देन देयर इज़ व्हेन। कोई काम अगर कर रहे हैं तो वो शुरू कब होगा और ख़त्म कब होगा, ये भी ऑपरेशन मैनेजर बताता है। फिर वेयर है, अगर कोई काम होगा तो वो कहाँ पर होगा, वो वेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर हु,
कौन करेगा ये काम, ठीक है, ये भी ऑपरेशन मैनेजर बताता है, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज का वर्ड जब मैं यूज़ करूँ तो आप समझे कि एम्प्लॉयज़ की बात मैं कर रहा हूँ, तो उनके स्किल्स होते हैं, तो वो ऑपरेशन मैनेजर ने डिसाइड करना होता है कि किसको क्या काम करना है, ठीक है, तो हु का मतलब कौन। हाउ में वो ऑपरेशन मैनेजर डिसाइड करता है कि कैसे करेंगे ये काम, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बनानी है, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, तो उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है, ये भी वो बताते हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं होता कि वो हर बार वर्बली आके बता रहे हो, उसके लिए वो ऑब्वियसली कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जो कि फिर नीचे उसकी कंप्लाइंस इंश्योर की जाती है। लास्टली हमारे पास है हाउ मच। तो उसमें ऑपरेशन मैनेजर ये भी बताता है कि कोई प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस हो रही है तो वो कितनी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, कि कोई बात आगे कि ऐसा ना हो कि डिमांड कम हो और हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर लें, और या डिमांड जो है वो ज़्यादा और हम कम प्रोड्यूस कर लें, तो ये की डिसीजन भी जो है ना वो ऑपरेशन मैनेजर ने लेना होते हैं। तो नेक्स्ट ये आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास है कि ऑपरेशन मैनेजर ने अक्सर औकात फैसले करना होते हैं, तो उस सूरत में उनको कुछ टूल्स जो हैं वो चाहिए होते हैं जो हेल्प कर सकते हैं उनकी फैसला साजी में। तो फैसले जो है वो सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी की कंडीशंस में करना पड़ते हैं। सर्टेनिटी का मतलब ये है कि यकीनी सूरत हाल होती है, आपको पता होता है कि मैं ये फैसला करूंगा तो उसका ये नतीजा खस होगा। अनसर्टेनिटी ये होती है कि बेयकीनी वाली सूरत हाल होती है, आपको नहीं पता होता कि मैंने फ़ैसला कौन सा चुनना है और ये फ़ैसला चुनने पर मुझे क्या नतीजा मिल रहा होगा इसका। और ये सूरत हाल तभी आती है जब आपके पास या तो मालूमात बहुत कम हो या इतनी ज़्यादा हो कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। तो ये टूल्स हेल्प करेंगे। पहला है जी मॉडल्स। मॉडल में ये होता है कि आपको एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि ये चीज़ कैसे दिखेगी, ठीक है, ख्याल तस्वर करना हो गया, ठीक है। कोई चीज़ बनाने से पहले अक्सर आप कहते हैं कि यार इसका मुझे मॉडल दिखा दें। फ़र्ज़ करें सेंटोरस हो गया या फैसल मस्जिद हो गया, इनके बनने से पहले इनके पहले मॉडल बने थे। दुबई का बुर्ज खलीफा हो गया, अगेन उसको बनने से पहले उसका एक छोटा मॉडल जो कि हार्डली कोई 1 फुट 2 फुट का होता है वो पहले बना के दिखाया गया कि ऐसे दिखेगा। तो उसमें फैसला साजी में अगलों को आसानी हो जाती है कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें ही फिर आगे तीन इसकी टाइप्स हैं। एक में फिजिकल है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, वो एग्जैक्ट रेप्लिका होता है कि उस चीज़ को जो बनाई जा रही है उसके उसी का एक छोटा वर्जन जो है ना वो आप कह लें कि बना लिया जाता है और आप उसमें फैसला करने में आपको हेल्प करता है, और फिजिकली आप उसको देख सकते हो, इसलिए उसको फिजिकल मॉडल कहते हैं। दूसरा स्कीमेटिक मॉडल है। लिख मैं इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये आगे चैप्टर्स में बड़े डिटेल में कवर हुए हैं। अभी सिर्फ हाई लेवल आपको आइडिया दे रहा हूँ। स्कीमेटिक में ये होता है कि आपको नक्शा बना के दे दिया जाता है। नक्शा पेपर पे ही अक्सर होता है, आप घर बना रहे हैं तो उसके ब्लूप्रिंट जो है ना आपको बना के दे दिया जाता है कि क्या चीज़ कहाँ पर होगी कैसे होगी, उससे आपको आइडिया हो जाता है। तीसरा हमारे पास मैथमेटिकल है मॉडल। उसमें ये होता है कि नंबर्स और सिंबल्स यूज होते हैं जो कि बाद में फार्मूला फंक्शंस या इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म होकर आपको हेल्प करते हैं फैसला साजी में। आगे हमारे पास है जी क्वांटिटेटिव अप्रोचेस। इसमें ये होता है कि साइंटिफिक और स्टेटिस्टिकल अप्रोच यूज़ की जाती है, ठीक है। नंबर्स वगैरह यूज़ होते हैं, अक्सर औकात परसेंटेजेस यूज़ होती हैं। इसमें भी आगे फिर दो टाइप्स हैं, एक लीनियर प्रोग्राम है और एक डिसीजन ट्री है। इसमें भी आपको अगेन कुछ जगहों पर मैप्स और कुछ आउटकम कुछ सीरीज ऑफ चॉइसेस दी होती हैं, उसके आगे कुछ परसेंटेजेस लिखी होती हैं, तो आप आसानी फैसला कर पाते हैं कि ये ऑप्शन लेने पर ये नतीजा अखज़ हो रहा होगा। आगे देखते हैं। हमारे पास है जी एनालिसिस ऑफ ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ में ये होता है कि आपके पास आपने चुनना होता है, कोई फैसला करना होता है कि या ये, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आपके पास दो प्रोडक्ट पड़ी हैं, उन दोनों का एक ही नाम है लेकिन एक की कीमत ज़्यादा है, एक ही कम है, लेकिन जिसकी कम है उसकी क्वालिटी जो है इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी ज़्यादा है उसकी क्वालिटी अच्छी है। तब आपने कुछ एक चुनना होता है, या तो आपको अगर ज़रूरत होती है अच्छी क्वालिटी की तो फिर आप ऑब्वियसली ज़्यादा कीमत वाली ऑप्शन पे जाओगे, लेकिन अगर आपके पास पैसे कम है तो फिर आप जो कम क्वालिटी वाली, तो आपने अपने आप को देखना होता है कि जो ट्रेड ऑफ मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे एंड रिजल्ट में फ़ायदा और नुकसान क्या हो रहा है, तो वो ये आपको इसमें हेल्प करता है। लास्टली हमारे पास है जी सिस्टम्स अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच में जो है ना बड़ी पिक्चर को देखा जाता है, किसी मसले को छोटे सेक्शंस में पहले नहीं देखा जाता। अक्सर औकात आप कहते हैं ना कि जी एक मसला आ गया, छोटे स्टेप्स में जाके देखेंगे कहाँ पे क्या मसला आ रहा है। इसमें उस मसले को एज अ होल देखा जाता है, ताकि आपको पिक्चर एंड टू एंड पता लग रही हो कि इस मसले को अगर देखना है या हल करना है तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है ना ओवरऑल कंपनी पे या उस डिपार्टमेंट पे तो नहीं आ रहा होगा, बजाय से कि मैं उस छोटे से मसले को सिर्फ हल करूं और वो सिर्फ उस जगह के लिए फिक्स हो, लेकिन ये है कि एज अ होल वो फिक्स ना हो, ठीक है। तो ये सिस्टमैटिक अप्रोच है। इसके बाद हमारे पास इन अप्रोचेस की जिनका मैंने जिक्र किया, टूल्स का जिक्र किया, उनका कुछ उनके कुछ बेनिफिट्स के बारे में लिखा हुआ है।
बहुत सिंपल है, इसको अगर आप पढ़ लेंगे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये इस्तेमाल करने में आसान होते हैं, ये आपको मसला हल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और आपको समझने में एक मसले को आसानी होती है। इसके अलावा हर बार ये एक ही रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये नहीं होता कि एक बार एक तरह का रिज़ल्ट आ गया, दूसरी बार दूसरी तरह का रिज़ल्ट आ गया। तो ये टूल्स बड़े कारआमद होते हैं, इसमें ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट ये आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास है कि वक्त के साथ साथ ऑपरेशंस मैनेजमेंट में क्या क्या डेवलपमेंट्स की गई। तो पहले हमारे पास है जस्ट इन टाइम एंड टी क्यू सी, जो कि जे आई टी और टी क्यू सी से डिनोटेड है यहाँ पर। तो ये जापानीज प्रोडक्शन मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स हैं जिनका मेन फोकस होता है वेस्ट पे, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रही होती हैं आपके प्रोडक्शन साइकिल में, तो आप उन एक्टिविटीज़ को हटा ही दें तो ज़्यादा बेहतर होता है, उससे आपका टाइम बच जाता है। तो इनको ऐड किया गया। फिर हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी पैराडाइम, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करता है, तो कोई काम करने के जो अच्छे तौर तरीके होते हैं वो ऐड किए गए। फिर सर्विस क्वालिटी में क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल की मत मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कि जिनका काम होता है मॉनिटरिंग करना, ये इंश्योर करना कि जो प्रोडक्ट है उसमें कोई मसले मसाइल ना आए। प्रोडक्टिविटी ये है कि आपने ये इंश्योर करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है ना वो प्रोड्यूस कर पाएँ अपनी प्रोडक्शन साइकिल में से। तो क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो उससे आपकी ओवरऑल ऑपरेशंस कॉस्ट जो है ना वो गिरेंगी। चाइनीज़ एक एग्जांपल है। आप इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ बना ली हैं कि आप उनके साथ compete ही नहीं कर पाते। वो आप अगर एक फैक्ट्री में 100 चीज़ें बनाते हैं तो वो 1 लाख बना के ओवरऑल कॉस्ट ही गिरा देते हैं। तो हाँ, प्रोडक्टिविटी की प्रैक्टिसेस जो है ना वो इंट्रोड्यूस की गई। टी क्यू एम और क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे इनका फोकस रहता है। इनका फोकस भी ये होता है कि मसलों को डिटेक्ट करना और फिर उनको हटाना, ठीक है, वो ख्वाह प्रोडक्ट में हो या सर्विसेज में हो। नेक्स्ट हमारे पास है बी पी आर, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग। देखें, कोई काम करने के तरीके होते हैं, उसको प्रोसेस हम कहते हैं। स्टेप्स जो हैं वो ये नहीं होते कि एक बार बन गए तो वो ताहयात रहने। उसमें वक्त के साथ साथ कोई इम्प्रूवमेंट आती है। इम्प्रूवमेंट आप ऐसे कर सकते हैं कि उसमें कुछ नए स्टेप्स ऐड कर लें जो कि उसकी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को बढ़ा देते हैं, या कुछ स्टेप्स आप कम भी कर सकते हैं। तो मकसद होता है ओवरऑल प्रोसेस की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंप्रूव करना, ताकि एंड रिजल्ट जो है वो अच्छा है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये आप देखें, कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं तो आपको इनपुट्स मतलब लेने हैं। अब रॉ मटेरियल लेना है तो उसकी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पर आपने उसको रखना भी है, उसको फिर उसकी मूवमेंट भी होगी। एक जगह से दूसरी जगह पे ख़रीदा है तो उसके बाद आपके वेयर हाउस आना है, वेयर हाउस से आगे आपकी फैक्ट्री आना है, फिर फैक्ट्री से जो है अगर वो चीज़ बन गई है तो वो कस्टमर तक पहुंचनी है। कस्टमर तक पहुंचने के लिए उसको या रिटेल के पास जाना है, या सर्विस सेंटर्स जाना है, या फ्रेंचाइजेस जाना है, या दुकान जाना है। तो ये तमाम मूवमेंट जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू उसकी हो रही होती है। तो इनकी प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस किया गया। लास्ट हमारे पास ई कॉमर्स है, ठीक है। ये आजकल बड़ा इन है, आपको अब हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है। आप वहीं पर जाके जो है उसके ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, क्वांटिटी का पता कर सकते हैं, फीचर्स का पता कर सकते हैं। तो इनको जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। आगे जी हमारे पास है कि ऐसे कौन से करंट ट्रेंड्स हैं जिन्होंने ऑपरेशंस मैनेजमेंट को एक नई शक्ल दे दी है। तो ये भी एक फैक्ट है कि इन तमाम एस्पेक्ट्स ने जो है बड़ा चेंज कर दिया है। वक्त के साथ साथ दौर बड़ा बदल गया है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, डिजिटलाइजेशन हो गई है, ठीक है। तो पहले जी हमारे पास इंटरनेट, ऑब्वियसली इसने एक गेम चेंजर था। इसमें अब ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस भी आ गया। अब आपको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन ही मिल रही हैं, ऑनलाइन ही आप ऑर्डर कर रहे हैं, ऑनलाइन ही आप फैसिलिटेट हो रहे हैं। तो इससे काफ़ी फ़र्क आ चुका है। इवन अगर आपने अब डॉक्टर से अपना इलाज कराना है तो वो भी आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके तो ऑनलाइन ही उनके साथ अपना डिस्कशन करके तो इलाज करा सकते हैं। देन देयर इज़ दिस चेंज इन टेक्नोलॉजी। वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी बहुत बदल चुकी है। वो काम जो शायद पहले घंटे में होता था वो 5 मिनट में भी हो पाता है, और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है। क्वालिटी भी अच्छी निकलती है प्रोडक्ट की। ग्लोबलाइजेशन ओवरऑल अब बात चलेगी इंटरनेशनल स्केल पे, ठीक है। बड़ा इजीली मूवमेंट होती है अब प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की। एक मुल्क से दूसरे मुल्क लोग भी बआसानी मूव कर जाते हैं। तो इससे भी बड़ा कुछ बदल चुका है। तो कंपटीशन भी बढ़ गया है, ठीक है। तो आगे हमारे पास है जी मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन्स। इसमें भी बड़ी नई नई जो है वो ओवरऑल टॉपिक्स आ चुके हैं। अब बड़े एफिशिएंटली आप अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो मैनेज कर पाते हैं, सर्विसेज को, और उसकी डिलीवरी कर पाते हैं टू कस्टमर। लॉजिस्टिक्स की ऐसी ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो कि आपको बड़ा फैसिलिटेट करती हैं। तो देन देयर इज़ लास्ट एजिलिटी। एजिलिटी में बेसिकली अब ये भी बड़ा आसानी से आप एंटिसिपेट कर पाते हैं
कि आगे क्या होने जा रहा है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी जो है वो पोजीशन भी एडजस्ट कर पाते हैं। तो इन चीज़ों ने बड़ा बदल दिया है। नेक्स्ट ये हमारे पास है कुछ करंट इश्यूज रिलेटेड टू ऑपरेशंस मैनेजमेंट मेंशन्ड हैं। पहला इशू हमारे पास है कॉस्ट मैनेजमेंट का, कि वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली कंपनी चाहती है कि वो अपनी कॉस्ट जो है वो कम करे ऑपरेशंस की, और प्रोडक्टिविटी जो है वैसी ही रहे, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी वैसी ही रहे। तो ये एक चैलेंज हमेशा से फेस होता है ऑपरेशन मैनेजर को। फिर वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती जा रही है, तो जल्दी शिफ्ट भी करना ज़रूरी है, और शिफ्ट करने की नई टेक्नोलॉजी पर एक कॉस्ट है, ठीक है, तो ये भी अक्सर चैलेंज देखने को मिलता है। प्रोसेसेस जो है उनका स्ट्रीमलाइन होना, स्टैंडर्डाइज होना हर जगह पे ज़रूरी है, बल तो उनका बनना ज़रूरी है। अक्सर औकात काफ़ी कंपनीज में काम जो है ना, ज़ुबानी कलामी हो रहा होता है, जो कि बड़ा ख़तरनाक होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अच्छी कंपनीज में अक्सर मैनुअल्स बने होते हैं, काम करने का तौर तरीका उसके अंदर लिखा होता है, कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना होते हैं वो लिखी होती हैं। तो ऑपरेशन मैनेजर को अक्सर ये चैलेंज भी आता है कि प्रोसेस जो है ना वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड हो और उसकी कंप्लाइंस इंश्योर हो रही हो। इसी तरीके से बाकी इश्यूज भी लिखे हुए हैं। अक्सर औकात आजकल यहाँ पे एक ट्रेंड चल पड़ा है मर्जर्स का, जिस तरह अभी रिसेंटली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो मोबिलिंक ने भारत को एक्वायर किया, तो उसके बाद भी ऑब्वियसली जो जैज़ के जो ऑपरेशंस मैनेजर्स हैं उनको चैलेंजेस काफ़ी फेस हुए होंगे, क्योंकि एक ओवरऑल मर्जर करना था, फिर उनके ऑपरेशंस को रन करना। तो इस तरह की सिचुएशन जो है ना वो फेस होती है। कमोडिटाइजेशन जो है ये है कि अब इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि एक प्रोडक्ट है उसी रिलेटेड इतनी ज़्यादा और प्रोडक्ट्स जो है ना बाकी कंपनीज भी दे रही हैं, तो आपने कुछ ऐसी डिफरेंट वैल्यू, कुछ ऐसा डिफरेंट अपनी प्रोडक्ट में देना ताकि वो कस्टमर को इंटाइज कर सके और कस्टमर उसी को चुने। सर्विस फैक्ट्री, अब ये भी एक ट्रेंड है कि कोई कंपनी है वो जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है वही सर्विसेज भी दे रही है, ठीक है। तो अदरवाइज काफ़ी ऐसी कंपनीज है जो कि प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं लेकिन वो सर्विसेज नहीं देती। सर्विसेज से मेरी मुराद ये है कि उसको कस्टमर तक पहुंचाना, ठीक है, और उसके बाद कस्टमर को जब पहुंच गई तो आफ्टर सेल सर्विसेज देना। तो अब कंपनीज जो है वो ज़्यादातर एंड टू एंड इंश्योर कर रही हैं कि प्रोडक्ट भी वही बनाएं और फिर एंड टू एंड उसकी सर्विसेज भी दें। तो ये भी एक चैलेंज अक्सर आता है। अदरवाइज पहले तो ये सिर्फ एक ही पार्ट होता था, या तो प्रोडक्शन मैनेज करना होता था प्रोडक्ट्स की या फिर सर्विसेज की। तो आगे भी इसी तरह के पॉइंट्स हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ये हिस्ट्री ही की डिस्कशन है। आपको याद होगा लेक्चर वन में मैंने जिक्र किया था कि तीन इंजीनियर्स थे, फ्रेडरिक टेलर, इसके अलावा गिलबर्ट्स थे मियाँ बीवी, जिसमें लिलियन और फ्रैंक गिलबर्ट थे। इनकी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ओवरऑल साइंटिफिक मेथड्स इंट्रोड्यूस कराने में और इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का एक कॉम्बिनेशन बनाने में, जिससे बड़ा एक मेजर एवोल्यूशन आया ऑपरेशन मैनेजमेंट की फील्ड में। इसी तरीके से डिफरेंट टाइमलाइंस में ये कुछ एवोल्यूशंस जो हैं वो आई, इनको आप याद रख लीजिएगा क्योंकि टाइमलाइंस जो हैं वो एट टाइम्स एमसीक्यूज में आ रही होती हैं। लास्ट में हमारे पास लिखा हुआ है कि जी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियस है, सेंटर पॉइंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये एक फैक्ट है, क्योंकि डिफरेंट फंक्शंस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, एसएनडी हो गया, फाइनेंस हो गया, इसके अलावा और भी होते हैं जो कि बड़ा क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट के साथ। और इनके फैसले जो है बड़ा इम्पैक्ट करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट पे, और प्लस ऑपरेशन मैनेजमेंट का फैसला भी जो है वो इनको इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो बड़ा क्लोजली लेके चलना होता है। और अगर मैं बात करूँ मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग का रोल होता है कि सर्विसेज और प्रोडक्ट्स अगर बनानी है तो वो क्या बनानी है, क्या डिमांड है मार्केट में, वो बताना ऑपरेशन मैनेजमेंट को। क्या बनाना है वो बताना, ठीक है। फिर अगर बन गई ये प्रोडक्ट तो उसको उसकी सेलिंग इंश्योर करना एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है, एड्स वगैरह देना, जिसमें हम ATL BTL कैंपेन्स देखते हैं, अबव द लाइन बिलो द लाइन कैंपेन जो रेडियो टीवी वगैरह पे आ रहे होते हैं, इवन ब्रॉडकास्ट SMS जा रहा होता है। तो ये मार्केटिंग ने इंश्योर करना होता है। HR ने देखना होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट के कहने पर कि जी उनको कितने रिसोर्सेज चाहिए उनका काम पूरा करने के लिए, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, सर्विस देने के लिए। प्रोक्योरमेंट अगर कोई चीज़ बनानी है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई सर्विस देनी है, तो उसमें हेल्प करता है। अगर कोई रॉ मटेरियल चाहिए, कोई चीज़ें चाहिए, तो वो किसी वेंडर से अगर उन्होंने एक्वायर करनी है तो बिडिंग के थ्रू करनी है, किसी और तरीके से करनी है, तो इनका काम होता है कि वो कम प्राइस पर अपनी उस ऑपरेशंस मैनेजर को वो प्रोवाइड करना। फिर S&D, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन को ओवरऑल मैनेज कर रहा होता है। कोई प्रोडक्ट अगर अभी नहीं बनी, उसके रॉ मटेरियल ने ओवरऑल आपकी प्रोडक्शन की फैक्ट्री तक जाना है, या फिर प्रोडक्शन होने के बाद उसने मार्केट तक जाना है, फ्रेंचाइज में, रिटेलर के पास या सर्विस सेंटर्स में, तो वो S&D की टीम, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की टीम इंश्योर कर रही होती है।
लास्ट में फाइनेंस टीम ओवरऑल बजटिंग देख रही होती है। तो ये ओवरऑल था लेक्चर 2 ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसकी डिटेल्स मैं अपनी वेबसाइट पर भी अपडेट कर लूँगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाजमन लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।